आज की सुनवाई पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान भी एक आया है, वो भी इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। आज का दिन काफी अहम वो कह रहे हैं, उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हमने वैज्ञानिक तौर पर अपने तर्क कोर्ट में रखे। डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा, क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्गुमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। तो कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी का सर्वे 3 दिन तक चला, बाकायदा वीडियोग्राफी हुई और वीडियोग्राफी इसकी की गई। आपको हम बता दें कि 3 दिन के इसका सर्वे जो है कब हुआ, कैसे हुआ और उसमें क्या क्या मिला है, यह जरा गौर करने वाली बात है। 14, 15, 16 मई को 3 दिन तक ये ज्ञानवापी मंदिर का परिसर का सर्वे चला था और 3 दिनों में क्या क्या हुआ था यह भी हम आपको बताएंगे। 52 लोगों की टीम ने परिसर में 4 तहखानों के ताले खुलवाए। इन 4 तहखानों का भी सर्वे किया गया। ज्ञानवापी के नक्काशी द्वार गुंबद की ड्रोन से वीडियोग्राफी की गई, यानी कि ऊपरी हिस्से को भी देखा गया। छत, 4 कमरे, बाहर की दीवारों, बरामदे, तालाब की भी फोटोग्राफी की गई और इनको भी दर्ज किया गया एक तरीके से सर्वे में। दीवारों की बनावट, खंभों की वीडियोग्राफी भी कराई गई और दरवाजों की नक्काशी की भी हाई लेंस कैमरे से फिल्मोग्राफी की गई, यानी कि उसको भी कैमरे में कैद किया गया। हिंदू पक्ष ने क्या कहा? हिंदू पक्ष ने कहा नंदी जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो बाबा मिल गए, यानी कि जब वहां पर सर्वे किया जा रहा था, जब उस कुएं की सफाई की जा रही तब यह बयान आया था। और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा? फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है और इसको लेकर जबरदस्त पूरे देश में विवाद भी हुआ खड़ा और कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया। जिस पर दावा था कि यह शिवलिंग है, उस जगह को सील करने का आदेश दिया कोर्ट ने। प्रशासन ने 9 ताले लगाकर वजू वाली जगह को भी सील कर दिया। तो इस तरीके से यह सारा घटनाक्रम हुआ था इन 3 दिनों के सर्वे में। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, 2 चीजें बहुत साफ साफ दिख रही है यहां पर। एक तरफ तो यह कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बड़ा आर्गुमेंट है और उसको लेकर मुस्लिम पक्ष अपने दावे रख रहा है। दूसरी तरफ सर्वे का हवाला दिया जा रहा है। जो सर्वे हुआ, जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये सारी डिटेल्स आई, ये सब क्या कोर्ट में एविडेंस के तौर पर स्टैंड करेगा? क्या इसको भी रखा जाएगा कि ये आधार बने और इस आधार पर इस मामले को आगे चलाया जाए, इस पर सुनवाई की जाए? ये कोर्ट में स्टैंड करेगा? देखिए, 2 बातें आपको समझना जरूरी होगा। सबसे पहले कि अगर 7/11 का मामला कोर्ट अगर संज्ञान में लेती है, उसके बाद ही ये जो सर्वे हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, उसको कोर्ट आगे सुनेगा। अगर कहती है कोर्ट कि ये तो मामला मेंटेनेबल है ही नहीं, ये केस सुनने के लायक है ही नहीं, तो उसके बाद ये सारी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके का आधार और जिस तरह की बातों को वादी पक्ष ने रखा है, और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इशारों में कि हर किसी को यह जानने का अधिकार है कि उस जिस जगह पे वो जा रहे हैं उसका धार्मिक स्वरूप क्या है। तो एक तरीके से यह माना गया था कि निश्चित रूप से शीर्ष अदालत भी इस बात को लेकर नहीं, लेकिन कुमार यहाँ पे बड़े एक नेचुरली एक क्वेश्चन उठ जाता है, एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठ जाता है कि एक तरफ ये केस या ये दावा मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर निर्णय अदालत सुनाए, लेकिन सर्वे को लेकर आदेश दे दिया गया और सर्वे हुआ भी और उसी सर्वे को तो बेस बनाया जा रहा है, उसी को एक एविडेंस के तौर पर रखा समझना पड़ेगा जी। उसको मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसको मैं थोड़ा टेक्निकली समझाना चाहूँगा। जब सर्वे शुरू हुआ था उसके बाद प्रतिवादी पक्ष कोर्ट आया और उसने कहा कि ये मामला 7/11 के तहत है और ये तो मेंटेनेबल है ही नहीं। तब जाके जब जिला अदालत से उनका ये मामला खारिज हुआ, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को जिला अदालत सुने, क्योंकि इसके पहले एम दिवाकर के कोर्ट में जो है पूरा मामला था और एम दिवाकर के कोर्ट का हवाला देते हुए प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि जिस तरीके से ये मामला है वो ठीक है कुमार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज आने वाला जो फैसला है, आज यही फैसला बहुत अहम होगा। लेकिन अभिषेक जी, क्योंकि मैं बार बार वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 का जिक्र कर रहा हूं, देखिए एक याचिका और डाली गई है, हस्तक्षेप याचिका है, निखिल उपाध्याय हैं, कानून के छात्र, उन्होंने डाली है और वो ये कह रहे हैं
कि उपासना स्थल कानून 1991 सिर्फ पर्सनल लॉ के सिद्धांतों पर या निजी तौर पर बनाए गए स्थलों पर ही लागू होता है। जो यहाँ तिवारी जी दलील दे रहे हैं कि ये पर्सनल लॉ के तहत जो वर्शिप प्लेसेस हैं उन पर लागू होता है, क्या ये वाकई ऐसा है? क्या ये दलील, इस दलील में दम है? और क्या अगर ये दलील वाकई टिकती है तब तो बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, प्राइमा फेसी ऐसी बात नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है, बट हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर टुडेज जजमेंट इज दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज जो दावा है इनका कि मैं एक दिन पूजा पाठ कर रही थी, मुझे 365 दिन करने दिया जाए, तो उस हालात में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है जब ये चीज एडमिटेड फैक्ट है कि वहां पूजा पाठ हो रही थी। नहीं सर, अभिषेक जी लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं ना। शुरुआत बिल्कुल आप वही कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वहीं से शुरुआत तो वहीं से हुई कि भाई रोजाना पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अब डिमांड्स ये हो रही है कि ये मंदिर था या मस्जिद था, इस पर बहस हो रही है। बिल्कुल दायरा बढ़ जाएगा, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई काफी अच्छा लेजिस्लेशन नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस देखें और जिस तरीके से ये लेजिस्लेशन लाया गया, जिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में, the way in which it has been drafted, it is नहीं अभिषेक जी, उस पर जाहिर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन वो फैसला भी अदालत करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अगर ये लॉ ठीक नहीं है तो इसे रहना है या नहीं रहना है, ये तो संसद का फैसला होगा। रंगरेज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, ये बताइए कि आप लोगों का आधार क्या है? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ही तो आधार है, लेकिन अब तो इसे भी चुनौती दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, चुनौती दे दी गई है तो अगर वो याचिका सुनने लायक होगी तो सुनेगी कोर्ट में। एक बात बताना चाहूंगा समीर साहब जी, महंत है जो काशी विश्वनाथ के राजेंद्र तिवारी, उन्होंने खुद कहा कि वो एक काला पत्थर है, वो शिवलिंग है ही नहीं। तो ये जो विवाद खड़ा किया जा रहा है। रंगरेज साहब, आपको एक महंत की बात समझ में आती है? यहाँ हजारों महंत बोल रहे हैं कि वो मंदिर है, हजारों लोग बोल रहे हैं शिवलिंग, आपको वो सुनाई नहीं पड़ता? आपको जो सूट करता है, आपने एक दलील उठा ली काशी विश्वनाथ की मंदिर, और काशी विश्वनाथ छोड़िए, काशी के लोग बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ के साथ साथ, वो नहीं सुन रहा। कई सारी दलील है। और इस मस्जिद का जो नाम था ना, ये मैं भी आपको ये पूरा बता देता हूँ। इस मस्जिद का नाम भी जो था, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, इस मस्जिद का नाम भी आलमगिरी मस्जिद था। ये तो मोहल्ले का नाम था ज्ञानवापी, तो इस वजह से ज्ञानवापी रखा गया। तो फिर 16वीं सदी का वो मैप, 18वीं सदी का जो काशी के वहां तहसील से जो गजट से अंग्रेजों के जमाने में निकला हुआ वो मैप जो बताता है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं था, उसको फिर आप क्या कहेंगे? वो बताता है कि यहाँ पर तमाम मंदिर थे, उस मैप को लेकर आप क्या कहें? वहां कहीं उस अंग्रेज अधिकारी ने जो मैप जारी किया 1820 में, उसमें कहीं मस्जिद का जिक्र ही नहीं है। देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया था, फिर बता रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जो भी मस्जिद 1947 अगस्त से पहले की है, वो कुल मिलाकर आप जा तो रहे हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप दलील उसी एक कानून के आधार पर दे रहे हैं। जल्दी से एक सवाल अभिषेक जी, मैं समझना चाहूंगा, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कोई इतिहास में अभी तक के इस एक्ट के आने के बाद से कहीं कोई ऐसा इतिहास है कि इसका रेफरेंस लेकर अदालत ने किसी मंदिर या मस्जिद उसके स्वरूप में परिवर्तन की कोशिश या उसकी मांग को रोक दिया हो? इसका कहीं कोई एग्जांपल या प्रेसिडेंट आप बता सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी मेरी जानकारी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये पहला ही मामला होगा जहां पर ये एक्ट को इसको एग्जामिन किया जाएगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ये एप्लीकेबल होगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं अभिषेक जी, एक चीज और जोड़ देता हूं उसमें, जल्दी से ये बताइए। एक दलील ये भी है क्योंकि हिंदू मंदिर के मामले में आक्रमणकारी लोगों ने ये किया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा, फिर वहां पर मुस्लिम धर्मस्थल बना दिए। तो ये संविधान का अनुच्छेद 372 ये कहता है कि मंदिर का चरित्र और स्थिति नहीं बदली जा सकती, इसलिए धार्मिक स्थलों के मामलों में रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट लागू नहीं होती। ये भी एक दलील है, इसमें कितना दम है? आप समझिए, जो कानून है, और आज का कानून नहीं है, प्रिवी काउंसिल के जमाने का कानून मैं आपको बता रहा हूं जी। जो मंदिर होता है, ये कई तरह के बहस लिए गए हैं, कई तरह की दलीलें ली गई है कि जी इस एक्ट में भी है, कोई सेटलमेंट हो गया या नहीं हुआ, किसने सेटल किया, कौन पार्टीज थे। मंदिर का ओनर, द डिटी
who is sitting over there is the owner of that particular temple. मंदिर का देवता. So under that particular circumstances, you have to have, and his status is that of a minor-in-law. ठीक है अभिषेक जी, यानी कई तकनीकी पहलू हैं, कुछ पेचीदगियां हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, मुझे लगता है आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अभी हम बात देखिए काशी की कर रहे हैं, इसके बाद मथुरा का मामला हमारे सामने है। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि भाई क्या गारंटी है कि मथुरा और काशी के बाद ये विवाद यहीं थम जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा? क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही चुनौती दी जा रही है, फिर तो आपको नहीं लगता कि एक तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तमाम जो मामले मंदिर मस्जिद से जुड़े हैं वो अदालतों की चौखट तक पहुंचने लगेंगे? समीर जी, गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं दी जा सकती है। एक जीते जाते आदमी का अगले 5 मिनट में जीवित रहेगा नहीं रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। इसलिए गारंटी वाला जो विषय है ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतिहास क्या कहता है, आस्था क्या कहती है और साक्ष्य क्या कहते हैं।